नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन। अगर आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान की पुस्तक के इतिहास भाग इतिहास भाग प्राचीन भारत को लाइन बाय लाइन, शब्द दर शब्द, बिना कुछ छोड़े पढ़ने और समझने वाले हैं। यह वीडियो एक ऑडियो स्टडी सीरीज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह है कि आप दिन भर अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, खाली समय का सही उपयोग करें और समय के साथ साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते जाएं। आप इस वीडियो को चलते फिरते, काम करते समय या यात्रा के दौरान भी सुन सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ती रहे। इस सीरीज का मकसद बिल्कुल साफ है। लूसेंट की एक एक लाइन आपके कानों से होते हुए सीधे आपके दिमाग तक पहुंचे, जिससे आप अपनी समझ, याददाश्त और रिवीजन तीनों को एक साथ मजबूत कर सके। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि सुनना, पढ़ना, लिखना और दोहराना ये सब आप कर सके और आपकी पूरी लूसेंट धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से पूरी हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और समय के साथ अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस ऑडियो सीरीज का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वही आपको आपके वीडियो के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चैनल पर जा सकते हैं और पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। चलिए अब लूसेंट जीके के प्राचीन इतिहास को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। तो ध्यान देंगे, महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का भी नाम था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो भरत, ध्यान देंगे, एक प्राचीन कबीले का नाम था। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो इस पहले कुछ लाइनों में भारत के नामकरण के बारे में बताया है कि किस समय के किन लोगों ने भारत को क्या क्या नाम दिए। आगे है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की जनसंख्या अधिक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका
गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। दूसरा, पोलियो मेडिटेनियन। तीसरा, काकेशियाड। चौथा, नेग्रोइड। और पांचवा, मंगोलियाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलरियस को है। तो यहां तक हमें कुछ विशेष जानकारी दी थी भारत के नाम और भारत के जनसंख्या के बारे में। इसके बाद बताया हमें कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, खासकर भारतीय इतिहास को। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा, विदेशियों का विवरण। चौथा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वयापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त, जिसमें नदियों की प्रशंसा है। पुरुष सूक्त, जिसमें वैदिक समाजशास्त्र है। नासदीय सूक्त, जिसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान हैं। और सूर्य सूक्त, जिसमें विवाह श्लोक आदि है। तो ये चार सूक्त भी 10वें मंडल में ही शामिल है। किसके 10वें मंडल में? ऋग्वेद के। फिर से देखेंगे, ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्णित है। इसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जाता। इसका संबंध किससे है? तो गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है,
किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। इसके बाद हमें बीच में ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर बताया है, तो उसको देख लेते हैं, फिर आगे ऋग्वेद के बारे में और भी जानकारी है उनको देखेंगे। तो क्या दिया है जानकारी में? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। उदाहरण भी दिया है हमें, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और मृत्यु 483 वर्ष पहले हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, जिसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ये जानकारी थी, अंतर था ईसा पूर्व और ईसवी में। आगे हमें एक लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में बताया है। लेखक हैं विंसेंट ऑथर स्मिथ। तो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण वर्णित हैं। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। आगे हमें ऋग्वेद में वर्णित भगवान श्री हरि के 52 अवतार के बारे में बताया गया है। लिखा है, 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। 52 अवतार भगवान 52 श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। 52 भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा लूसेंट का पहला पेज खत्म होता है। हम चलते हैं दूसरे पेज की ओर, और दूसरे पेज में भी ऋग्वेद से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। क्या जानकारी है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट, यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। तो यहां तक हमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी थी। आगे यजुर्वेद के बारे में जानकारी दी है। यजुर्वेद सास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवेयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद बलिदान विधि का भी वर्णन करता है।
यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद, अगला वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नोट करने वाली बात है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो सामवेद के बारे में ये जानकारी थी। अगला वेद है अर्थववेद। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित अर्थववेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद, ब्रह्मा नामक ऋषि के कारण, अर्थवाणगिरस वेद आगिरस ऋषि के कारण, भिषंग वेद औषधियों के भरपूर उल्लेख के कारण और क्षेत्र वेद स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत सारे सूक्त होने के कारण इन नामों से भी जाना जाता है। फिर से मैं दोहराता हूं नाम। इसे ब्रह्मवेद, अर्थवणगिरस, भिषंग वेद और क्षेत्र वेद जैसे नामों से भी जाना जाता है। अर्थववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अर्थववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है जो अर्थववेद के 12वें कांड में है। तो पृथ्वी सूक्त कहां है? अर्थववेद के 12वें कांड में। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, किसी की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन अर्थात खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। फिर से देखेंगे किन किन चीजों का वर्णन है इसमें। तो गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राष्ट्र भक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों और औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि और महात्म्य आदि विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अर्थववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो ध्यान देंगे, अर्थववेद में परीक्षितों का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ध्यान देंगे फिर से, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश को समृद्ध बताया गया है। अर्थववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो यहां तक हमें जानकारी दी है अर्थववेद की। आगे फिर वेदों से जुड़ी और जानकारियां हैं। वेदों को कई शाखाएं हैं, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा
ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह दिन और काणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कड़िष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौधुम, डायनी और जैमिनी या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम पेपलाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मबद, देवदस और चारण वेद है। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता आदि अपूर्ण रूप से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। तो इसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखें कि साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अपूर्ण उपलब्ध है। तो इन 3 चीजों के बारे में आप जानकारी रखें, आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक वेदों के बारे में जानकारी दी थी। अब है हमारे सामने ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात, संहिता क्या? वेदों का एक साथ कहा जाता है संहिता। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य के रूप में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौसातकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है।
इसमें कुल 18 प्रकरणों और 1028 श्लोक हैं। नारद स्मृति समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। किसके बारे में बताया यहाँ पर? नारद स्मृति के बारे में। गुप्त वंश से संबंधित है, न्याय संबंधी ग्रंथ है, 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं और समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। किसमें? नारद स्मृति में। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें वेदांग और सूत्र के बारे में जानकारी है। तो क्या बताया है आगे देखते हैं। वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, जिसे शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, जिसे कर्मकांडी विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, और व्याकरण, छंद व ज्योतिष 6 वेदांग हैं। फिर से देखें। पहला है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र में यज्ञ विधि है। गृह सूत्र में गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र में धार्मिक आचार के बारे में बताया गया है और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों की ज्यामितियों से संबंधित जानकारी दी गई है। प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम, बौधायन, अपस्तबम, वशिष्ठ, सांख्यायन, आश्वलायन, जैमिनी, पाणिनि आदि। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन सूत्र कौन है? गौतम धर्म सूत्र। तो ये थे वेदांग और सूत्र के बारे में जानकारी। आगे हमें पुराणों के बारे में जानकारी दी है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो पुराणों की संख्या कितनी? 18। इसके रचयिता कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। और विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण संबंधित है आर्द्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण संबंधित है गुप्त वंश से। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नोट करके हमें दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ
कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, तो ये जानकारी थी वेदों से संबंधित, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से संबंधित, वेदांग और सूत्रों से संबंधित और पुराणों से संबंधित। इसके बाद अगले भाग में हमें बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्यों के बारे में जानकारी दी है। तो एक एक कर आगे की जानकारी लेते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावत्थु पाली भाषा में, जबकि संस्कृत भाषा में कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगली पुत्र तीस्त ने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन धर्म में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट: जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो कहां संकलित किया गया अंतिम रूप से? गुजरात के बल्लभी नगर में। आगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, हैं। यह 15 अधिकरणों, अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। अर्थशास्त्र एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का पता चलता है। अनुवादक की बात करें तो इसका अनुवाद शाम शास्त्री ने किया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी है। यह ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो कश्मीर के शासकों का वर्णन किस पुस्तक में है? तो राजतरंगिणी पुस्तक में है, जिसका लेखक कौन है? कल्हड़ थे। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कबूचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया। इसके बाद मिर्जा कलीच बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी में भी अनुवाद किया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ।
कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये थी वेदों और प्राचीन समय का जानकारी देने के लिए हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके आगे के भाग में लूसेंट में हमें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों से रूबरू कराया गया है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। यूनान से और रोम से आए हुए लेखक कौन है? टेसियस। पहला लेखक कौन है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरे हैं हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, जो कि वर्तमान ईरान है, के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुस्तुतियों और अफवाहों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट हमें दिया है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, आनेसिकटस तथा ओरिस्टुबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। चौथे लेखक के बारे में बात है मेगस्थनीज। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। अगले लेखक है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला लेखक है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फिर है प्लानिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर एक और पुस्तक के बारे में है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आप देखेंगे यहां पर मौर्य काल के समय आए मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनीसियस एक क्रम में आए थे। इनका क्रम पूछा जाता है, तो क्रम ध्यान रखें। और आप देखेंगे क्रम याद रखने के लिए आगे हम एक एक करके कोड भी मैं बताऊंगा जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो अभी तो मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस जब मौर्य युग पढ़ेंगे तो एक कोड बताऊंगा मैं, मेडाडायो से आफी और चाबिया। तो इस कोड से आपके बहुत सारे फैक्ट इस तरह के कवर होंगे। जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे। इसी तरह आगे आपको दिया है चीनी लेखकों के बारे में। इनका भी क्रम पूछा जाता है। तो 4 चीनी लेखकों के बारे में जानकारी दी है लूसेंट में। पहला है फाहियान, दूसरा है सयुगन, तीसरा है हेंगसांग और इत्सिंग। तो इनका क्रम पूछा जाता है। इनका क्रम और नाम याद रखने के लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं, फांसी हुई।
फासी, फांसी में फा से फाहियान, सी से सयुगन, हुई से हुई, हु से हेंगसांग और ई से इतसिंग। तो एक अच्छा कोड है आपको चीनी लेखकों का क्रम याद रखने के लिए, फांसी हुई। चलिए अब विस्तार से इनको देखते हैं। पहला चीनी लेखक है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। फाहियान मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरे चीनी यात्री है संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रवृत्तियां एकत्रित की। तीसरे हैं हेंगसांग। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंगसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहां पहुंचा? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसके भ्रमण वृत्तांत सीयू की, इसकी पुस्तक है सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेंगसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट: हेंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ध्यान रखेंगे, जब हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद चौथे हैं इतसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो ये 4 लेखक थे, कहाँ के? चीन के। कोड क्या है? फांसी हुई। फांसी हुई में फाहियान, संयुगन, हेंगसांग और इतसिंग। आगे हैं अरबी लेखक। अरबी लेखकों में पहले हैं अल बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज़्म या खीव का रहने वाला था, जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है। अरबी में लिखी गई अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद और तहकीक के ए हिंद, जिसे हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन सी किताबें हैं? ध्यान देंगे, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तकें हैं? अल बरूनी की। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के लिए अल-बुरूनी द्वारा लिखी हुई पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीके ए हिंद। अगली अरबी लेखक है इब्ने बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तो किस पुस्तक की बात हो रही है? रहला किसकी थी? इब्ने बतूता की। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो ये दो लेखक, अरबी लेखक अल-बुरूनी और इब्ने बतूता। यहां पर तीसरा पेज खत्म होता है। चौथे पेज में कुछ अन्य लेखकों की बात है, जिसमें पहले हैं तारानाथ। यह एक तिब्बत लेखक थे। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे अर्थात तारानाथ से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी पुस्तकों द्वारा, कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तकों द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगले लेखक है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो का विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगली साइड हेडिंग है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो आगे की कुछ पंक्तियों में हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहली लाइन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स वर्गिस, वॉल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासाल, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तेय, जिसे अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है, के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, जो कि वैष्णव संप्रदाय है, विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर, जो कि वर्तमान विदिशा है, के गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हंथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण्य अभिलेख शासक भानुगुप्त, ऐरण्य अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो ऐरण्य अभिलेख में क्या है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। यह किससे संबंधित है? शासक भानुगुप्त से संबंधित है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास
उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास अर्थात गड्ढे का घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। नोट करके हमें जानकारी दी है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। तो ये थी पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से संबंधित जानकारी। इसके आगे हमें एक सारणी बनी है जिसमें अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं। हर एक अभिलेख और उनके शासकों के नाम को मैं 2 बार दोहराऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से ये ध्यान रहे। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसका संबंध कलिंग राजा खारवेल से। फिर से सुनेंगे, हाथी गुफा अभिलेख जिसे तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है, कलिंग राज खारवेल से संबंधित। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से। फिर से देखेंगे, जूनागढ़ अर्थात गिरनार अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से। यहीं पर एक फैक्ट ध्यान रखें, इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसे रुद्रदामन को। रुद्रदामन को संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय भी दिया जाता है। फिर अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख। ये संबंधित है गौतमी बलश्री से। फिर से देखें, नासिक अभिलेख ये किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। फिर है प्रयाग स्तंभ लेख। ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख जो संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। फिर से देखें, मंदसौर अभिलेख संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। अगला अभिलेख है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह संबंधित है स्कंदगुप्त से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। इस लिस्ट का अंतिम अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। फिर से ध्यान देंगे, कौन सा अभिलेख? देवपाड़ा अभिलेख। ये संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। आगे दिया है अभिलेखों की जानकारी। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र इपिग्राफी कहलाता है। फिर से सुने, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र इपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख
मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्टस ओनम इंडिकारम, फिर से सुने, कार्पस इनस्क्रिप्टस ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। अरिकमेडु, जो पुदुचेरी के निकट है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट करके हमें दिया है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जो कि सुवर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता था और इसका वर्तमान नाम म्यांमार है, मलाया, जिसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया, जिसे कंबोज कहा जाता था, और जावा, जिसे यवद्वीप कहा जाता था, से स्थापित हुए। फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। बर्मा का अन्य नाम क्या था? सुवर्ण भूमि, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। मलाया का अन्य नाम था स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया का अन्य नाम था कंबोज और जावा का नाम था यवद्वीप। इनसे भारत के सबसे पहले संबंध स्थापित हुए थे। दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो में हमने लूसेंट जी के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत भारत के नाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से जुड़े हुए फैक्ट लाइन बाय लाइन सुनकर समझे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपने अपनी तैयारी की एक मजबूत शुरुआत कर ली है। इस ऑडियो स्टडी सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप दिन भर अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और समय के साथ अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाते जाएं। अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाते जाएं। इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, जरूर देखें, जिससे आप एक बार अच्छी तरह अपना रिवीजन कर पाएंगे। और ये शॉर्ट नोट इस फॉर्मेट में है कि आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐतिहासिक काल विभाजन, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को इसी तरह लाइन बाय लाइन सुनने वाले हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।